सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर इस वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, गिरमिटिया शब्द से क्या समझते हैं? गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो शब्द क्या है? गिरमिटिया। गिरमिटिया शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, गिरमिटिया शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? गिरमिटिया शब्द का अर्थ हो जाएगा बंधुआ मजदूर। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गिरमिटिया शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? बंधुआ मजदूर। तो जिनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, वीटो यानी निषेधाधिकार। वीटो यानी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार किसे कहते हैं? तो निषेधाधिकार क्या है? क्या निषेधाधिकार क्या है? तो देखिए, वीटो का मतलब होता है, लैटिन भाषा का यह शब्द है और लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है मैं निषेध करता हूं, मैं मना करता हूं। किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। तो वीटो क्या है? वीटो का मतलब है कि मैं निषेध करता हूं, मैं मना करता हूं। किसी देश के अधिकारी की जो एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का जो अधिकार दिया जाता है, उसको कहा जाता है वीटो। तो इस प्रकार से वीटो का अर्थ हुआ निषेधाधिकार, यानी मैं निषेध करता हूं या मैं मना करता हूं, किसी को एक तरफा रूप से कानून को रोक लेने का यह अधिकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आपको बताना कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह प्रसिद्ध कथन है। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेटरनिख का है यह कथन। इसका यह कथन किसका है? मेटरनिख का यह कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए एक उपाय पूछ रहा है। तो बाढ़ पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए एक उपाय बताना है आपको। तो पहला उपाय है नहरों एवं बांधों का निर्माण करना। तो नहरों का जब निर्माण होगा, बांधों का निर्माण होगा, तो बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। और दूसरा यह भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ना। तो जब नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो भी इसे बाढ़ पर नियंत्रण होगा। तो इस प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सी कृषि? कर्तन दहन कृषि। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झूम कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। रेशे वाली फसल एक का नाम पूछा है।
तो हम कई फसलों के नाम बता सकते हैं। कौन सी फसल है? रेशे वाली फसल। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कपास है, रेशे वाली फसल है, जूट रेशे वाली फसल है, सन रेशे वाली फसल है, प्राकृतिक रेशम भी रेशे वाली फसल है। तो इस प्रकार से किसी में से किसी एक का नाम दिया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए? किसने? बेल्जियम ने। कब से? 1970 से 1993 के बीच से कुल कितने संशोधन किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 संशोधन किए, ताकि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो। तो बेल्जियम 1970 से 1993 के बीच में कुल कितने संशोधन किए? कुल 4 संशोधन किए। 4 संशोधन क्यों किए? प्रश्न यह पूछ लिया जाए तो इसलिए कि ताकि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। अगला प्रश्न है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? या सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण एक स्थान पर किसी चीज को केंद्रित करना और विकेंद्रीकरण का विभाजित करना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सत्ता के कार्यों या शक्तियों का विभाजन करना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सत्ता के कार्यों का या शक्तियों का विभाजन ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी? किनमें? कार्लोस, दूसरा स्मिथ, तीसरा नॉर्मन। इन तीनों में एक क्या समानता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों ने 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में 200 मीटर रेस में भाग लिया था। किसने? कार्लोस ने, स्मिथ ने और नॉर्मन ने। इन तीनों में की समानता ये थी कि तीनों ने 1968 में जो मेक्सिको ओलंपिक खेल हुए थे उनमें 200 मीटर रेस में भाग लिया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवीकरण संसाधन अथवा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। एक तो नवीकरणीय संसाधन का नवीन किया जा सकता है, दूसरा गैर नवीकरणीय जिसको दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता संसाधन का एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन इसमें कौन आ जाएंगे? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है, जल विद्युत भी नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय संसाधन में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हैं। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या हो जाएंगे? जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला है, तेल है, खनिज है, लोहा है, तांबा है, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इनमें से किसी एक का उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। किसका? अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक उदाहरण, या एक उदाहरण नहीं, एक उपाय सुझाना है। तो एक उपाय हो जाएगा पशुपालन करके, मत्स्य पालन करके, मुर्गी पालन, बागवानी, कृषि आदि। तो अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय क्या हो जाएगा? अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जा सकता है पशुपालन द्वारा, मत्स्य पालन द्वारा, मुर्गी पालन द्वारा और बागवानी कृषि के द्वारा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं? किसको? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, किसको? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां,
प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संसाधन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।